हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम दिसंबर 2018 में जो पेपर हुआ था उसके सीडीपी पार्ट को हम कवर करेंगे। तो आप सभी भाई बहन जो नए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान यानी भूमिका होता है। इस प्रकार विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी विकास गुणात्मक चरणों में होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास के प्रत्येक अवस्था में बदलता तथा परमार्जित होता रहता है। अर्थात बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं तथा अपनी दुनिया के विषय में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अहमान्यता। चौथा ऑप्शन दिया गया है, अनुत्क्रमणीयता। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था कहा जाता है। अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी का अधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य के संबंध में वह तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। चौथा ऑप्शन दिया गया है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब क्या है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग। चौथा ऑप्शन दिया गया है, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना।
बच्चों द्वारा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना आदि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, उनके सिद्धांत की संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा ऑप्शन है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अधिकांश लोग उच्च नैतिकता में विश्वास करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार वे अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के अनुसार करते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है, उस सीखने के बिंदु को सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मीडिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सामाजिकरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संस्कृति और चौथा ऑप्शन दिया गया है ट्यूशन। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी मीडिया, सामाजिकरण और सांस्कृतिक के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यह है कि, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। जिसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं कि, पहला ऑप्शन दिया गया है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में।
दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। और चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्देशित करने में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों की प्रगति निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि का केंद्रित है। चौथा ऑप्शन दिया गया है यह बच्चों को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चे में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सफल माता पिता। और चौथा ऑप्शन दिया गया है एक अनुशासित दिनचर्या। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि बच्चों में प्रतिभाशीलता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उन्हें अच्छे व्यवहार सिखाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देती है तथा उनका उपयोग करती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यानी कि हो जाएगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। और चौथा ऑप्शन दिया गया है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। कक्षा का सकारात्मक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बच्चों को अधिगम सीखने क्षमता को बढ़ाता है जिसमें वे नवीन संकल्पनाओं का अधिगम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। जिसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तीसरा ऑप्शन दिया गया है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और चौथा ऑप्शन दिया गया है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? का सही आंसर हो जाएगा चौथा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक द्वारा बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना उन्हें हतोत्साहित करता है। कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश आदि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
20वां क्वेश्चन दिया गया है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विकलांग हैं, जिसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिसलेक्सिक हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सृजनात्मक हैं और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रत्यास्थी हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। यह प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ संबंधों के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों की किसी समस्या का हल करना चाहता है तो इस तरह उसे उस समस्या विशेष को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रक्रिया में चर्चा द्वारा हल निकाला जाता है। शिक्षक को ऐसा करते समय अपनी शब्दावली, विचार आदि के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसे ही समस्या सुलझाने में भी किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है स्मृति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ध्यान और चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्तेजना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि डर। डर मानवीय भावना का एक मुख्य स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाली किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे को दुनिया का एक बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, या बताता है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। चौथा ऑप्शन दिया गया है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, तो यह बच्चों में अधिगम सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वह कक्षा जिसमें खुली विधि कोने विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी समय प्राप्त किया जा सके। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कहानी एवं रंगीन चित्रों उन्हें रोचक प्रदान करते हैं। बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्र रूप से सीखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मानवतावाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्यवहारवाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रचनावाद और चौथा ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि रचनावाद। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005, जिसे एनसीएफ कहते हैं, समझ रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है बच्चों का अधिगम सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभव पर प्रतिबिंब करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि पहला ऑप्शन दिया गया है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वे सभी उपस्थिति में नियमित हों। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, जो बच्चों के अधिगम में सुधार करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसा करने से बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर प्रश्न दिया गया है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चुप्पी साधे रहने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षकों को निर्देश देने में। चौथा ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग यानी निगरानी करने में मदद करता है। जब छात्र अपना स्वमूल्यांकन करते हैं तो उससे उन्हें अपनी गलतियों और प्रगति को जानने में मदद मिलती है। इससे उन्हें सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी भाई बहन जो नए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। तथा मनीष एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको सभी अपडेट, वीडियो की पीडीएफ और नोट्स भी दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
थैंक यू सो मच।